गुप्त प्रशासन पे हम लोग बात कर रहे थे, वो कैसे जाएगा अभी भाई। अच्छा, हम लोग चर्चा केवल गुप्त प्रशासन पे कर रहे थे। हाँ हाँ, तो लास्ट वाला देखेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। लो, चलो चलो कोई नहीं, उसी पे हम आगे बात करते हैं। एक दो नाम लिख ले। हम सोच रहे कि बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है नहीं, तो ऐसा करो कि दो चार नाम लिख लेते हैं, और एक दो नाम फिर हम अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। तो एक नाम और लिख ले। तो जैसे अलग अलग डिवाइड करने का मतलब हम प्रांतों को डिवाइड करेंगे, हम लोग वो लिख चुके हैं पहले कि प्रांतों में कौन प्रमुख होता था, कुमारादित्य कौन होते थे, तो उन सब की जरूरत है नहीं। एक, चलो ऐसे कुछ एक आधा और लिख लेते हैं नाम। पुष्टपाल, ये क्या होता था देखो। अब इसको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्या था, ये भी एक विषय में लेखा कार्य करने वाला। जो विषयों में जो अकाउंटेंट या राजस्व का नियंत्रण करता था, देखरेख करता था, उसी को क्या कहा गया है, पुस्तपाल। ऐसे ही इसी से जुड़ा एक और वर्ड कंफ्यूज कंफ्यूज करता है, एक क्या, पुरपाल। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड कौन सा है, पुरपाल। पुरपाल कौन होता था, है? पूर्व माने किला, लेकिन किला की अवधारणा थोड़ी सी चेंज होती हुई, यानी जो नगरों का प्रमुख होता था उसी को क्या कहा गया, पुरपाल। नगरों का प्रमुख। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बस हम लोग। ग्राम, यानी ग्राम प्रशासन जो है हमारा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्राम प्रशासन में जो इसका प्रशासन किया जाता था, वो प्रशासन करने के लिए क्या होती थी, एक सभा। ठीक, और इसका जो प्रमुख होता था, जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा गया, हम लोग लिख भी चुके हैं, रटा रटाया ग्रामड़ी। ये तो पुराना रटा हुआ खेल है, केवल इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो, ये जो सभा हुआ करती थी, ये जो सभा, सभा में न्याय देने का कार्य, क्या इनमें जो सभा होती थी वो न्याय देने का भी कार्य करती थी। और जो ग्राम प्रशासन में न्याय के लिए जो संस्था थी, उसी को कहा गया पंचमंडली। पंचायत नहीं, जहां से शुरू होती है पांच लोगों की सभा, क्या कहलाती थी, पंचायत। उसी को क्या कहा गया है, पंचमंडली। यही निर्णय करती थी। नहीं होता गांव में कोई समस्या तो पंचायत बैठ जाती थी, तो हर चीज का न्याय करने के लिए कौन सी थी, पंचमंडली। तो ये ध्यान रखना है, पंचमंडली ग्राम प्रशासन के लिए किसमें था, गुप्त काल में। यहीं से पंचायत वर्ग निकल के आ जाता है धीरे से। अब एक महत्वपूर्ण बात और है, वो है क्या, न्याय प्रणाली को लेकर। न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली को लेकर एक महत्वपूर्ण बात। तो ये देखो, पहली बार ऐसा हुआ कि न्याय प्रणाली, न्याय के लिए दो, दीवानी और फौजदारी, इनके लिए पहली बार कानूनों का संग्रह अलग अलग किया गया। ये गुप्त काल में एक नई व्यवस्था आई थी। लिखो, न्याय प्रणाली में दीवानी तथा फौजदारी, दीवानी तथा फौजदारी तथा फौजदारी न्याय के कानूनों का अलग अलग संग्रह किया गया, अलग अलग संग्रह किया गया।
लिखो, फायान के अनुसार, हाँ, फायान के अनुसार फायान के अनुसार सर इस समय मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। क्या नहीं दिया जाता था? मृत्युदंड। इसके अनुसार इसने जो कहा, इसने ये बताया कि उस समय मध्य क्षेत्र में कोई भी कठिन कानून नहीं थे, किसी भी व्यक्ति को मृत्यु की सजा जल्दी नहीं दी जाती थी। हाँ, गुप्त काल के समय, जिस समय ये आया है, ये उसी टाइम का वर्णन करेगा। तो इसका कहना है कि गुप्त पीरियड में जब ये मध्य देश में आया, उस समय मध्य देश में जो न्याय प्रणाली थी वो कैसी थी? थोड़ी सी उदारवादी थी, किसी को भी मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाती थी। लेकिन ये इसका वर्णन जरूर करता है कि दीवानी और फौजदारी के लिए अलग अलग कानूनों का संकलन कर लिया गया था। तो इन चीजों की व्यवस्था ये बताता, हमने भी उधर पीछे एक व्यक्ति को पढ़ा जिसको दंड नायक कहा गया। वो क्या था? न्यायाधीश था। और जब भी कभी एक चीज ध्यान रखो, जहां पर भी राजतंत्र होता है, अंतिम न्याय देने का काम कौन करता है? हमेशा राजा, जहां पर भी हो। और ग्राम स्तर पर पंचमंडली थी जो न्याय देने का काम करती थी। प्रशासन में भी थोड़ा हस्तक्षेप था इसका। तो ये हमारे पास उसकी व्यवस्थाएं दिखती हैं। बाकी जब कभी भी हम सैन्य व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो सैन्य व्यवस्था में वो गिनी चुनी 4 तरीके होते हैं। एक ऐसी सेना होगी, अश्व सेना होगी, एक गज सेना, पैदल, और एक धनुर्धारी। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राचीन भारत में हमें यही मिलेंगे। तो उसमें हम ज्यादा दिमाग खराब नहीं करेंगे, क्यों? फायदा नहीं कोई, बार बार वही चीज। अब नेक्स्ट चीज हम इसके बढ़ते हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण चीजों में चलते हैं, और उसमें हम सबसे पहले आते हैं, है? हाँ, तो एक विषय का है ना। विषय विषय तहसील के बराबर था ना, सॉरी जिले के बराबर। तो जिले में एक लेखाकार था, वो जिले वाला था अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट वहां तो हमने लिखा नहीं विषय का लेखाकार। एक वो राष्ट्रीय स्तर पे था। ठीक, अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमें देखने को मिलेंगी। क्या? कि एक चीज देखो, बड़े ध्यान से देखना, कि इस समय वो स्थिति है जहां पर देवी देवताओं का प्रचलन ज्यादा है, हिंदू धर्म का प्रभाव ज्यादा है। इसके कारण क्या हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था थी फिर से क्या हो गई? लागू हो गई। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन फिर से प्रारंभ हो। देखो पहले पॉइंट, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन प्रचलन प्रारंभ हो गया। देखो, ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ, यानी पुनः स्थापना हुई। ब्राह्मणवाद का ब्राह्मणवाद की पुनः स्थापना हुई। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। वैश्यों की स्थिति में गिरावट तथा, हाँ, वैश्यों की स्थिति में गिरावट तथा शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि क्योंकि
क्योंकि शूद्र कृषक कार्य में लग गए। क्योंकि शूद्र कृषक कार्य में लग गए। लिखो, हाँ कृषक कार्यों में लग गए। अगला पॉइंट लिखूं, विदेशी विदेशी जातियों के आगमन से विदेशी जातियों के आगमन से कई उपजातियों का विकास हुआ। कई उपजातियों का विकास हुआ। देखो, महत्तर जो पहले पहले हाँ, महत्तर जो पहले जो पहले महत्तर जो पहले एक वर्ण था। हाँ, एक वर्ग था जो अब जाति बन गया। देखो, लेखा कार्य करने वाले लेखा कार्य करने वाले कायस्थ कहलाए। कायस्थ कहलाए। कायस्थ कहलाए जो बाद में एक जाति के रूप में स्थापित हुए। यानी ये क्या बन गई? जाति। पहले ये लोग कौन थे? कायस्थ। कायस्थ गुप्त काल में एक अकाउंटेंट हुआ करते थे, उनको कायस्थ कहा गया। जो मतलब छोटे छोटे कार्यालयों में लिखने का काम करते थे, कितना मतलब छोटे स्तरों पर, जैसे क्लर्क होते हैं आजकल, वो क्या थे? कायस्थ थे। लेकिन गुप्तोत्तर काल में आते आते ये क्या बन गया? एक जाति में बन गई कायस्थ, जो आजकल भी हम लोग देखते हैं एक जाति के रूप में स्थापित हो गई। तो पहले ये क्या था? एक केवल जो अकाउंटेंट का काम करते, जो क्लर्क होते थे, लिपिक होते थे, वो क्या थे? सब कायस्थ थे। लेकिन गुप्तोत्तर काल आते आते ये कायस्थ किस में बदल गया? जाति में बदल गया, एक जाति ही बन गई। तो ये कहा जा रहा है ना कि इसमें ऐसी एक टाइम पीरियड है जहां परिवर्तन हो रहा है सामाजिक व्यवस्थाओं में। इसी समय क्या हुआ है कि दास व्यवस्था भी प्रचलित है, और दासों की स्थिति कुछ हद तक बहुत खराब बताई गई है। लिख लो, लिखो, दासों की स्थिति दासों की स्थिति दयनीय थी। दयनीय मतलब खराब, बहुत ही खराब। दयनीय थी। मनुस्मृति में मनुस्मृति में 7 प्रकार तथा नारद स्मृति में तथा नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है।
अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। महिलाओं की स्थिति में क्या आई? गिरावट आई। गिरावट के स्रोत क्या हैं? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई? आपका आधार क्या है इसको कहने का? क्योंकि ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, अगर थोड़ा सा समझ के हम करें महिलाओं के गिरावट आने के पीछे का कारण क्या है, कारण अगर हम तलाशते हैं तो कारण हमें क्या मिलने वाला है? देखो, इस गिरावट के पीछे का एक कारण मंदिर बने और मंदिरों में उनकी सेवा करने के लिए देवदासियां आई। मंदिरों में आज भी देखते हो क्या कुछ महिलाएं होती हैं, तो देवदासियां और इनका शोषण प्रारंभ हो गया। सबसे बड़ा एक उल्लेख महत्वपूर्ण एस्पेक्ट सती प्रथा। अब सती प्रथा से क्या दिक्कत है कि भाई जब अगर सती प्रथा है तो विधवाओं की स्थिति कैसी होगी? खराब। क्लियर? भाई अगर सती प्रथा आ रही है, साफ साफ उल्लेख है 510 एरड़ अभिलेख, सती प्रथा का उल्लेख साफ साफ है, तो इसका मतलब विधवाओं की स्थिति क्या हो जाएगी? और खराब। विधवाओं की स्थिति खराब होने का मतलब क्या है कि सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति। दूसरा, वर्ण व्यवस्था, वैदिक कल्चर की ब्राह्मणवाद की उत्पत्ति। और ब्राह्मण वैदिक कालों में कई ऐसे ग्रंथ हैं जहां महिलाओं को क्या कहा गया है? जुआ और शराब के बराबर तुलना कर दी गई। शतपथ ब्राह्मण मनुस्मृति में भी क्या मतलब उनको क्या माना गया है? पशुओं के समान मान दिया गया। हाँ, मदिरा जुआ के समान है। तो यानी उसके स्थिति होने के कारण से इनकी स्थिति महिलाओं की कैसी हो गई? गिरावट होती गई। नहीं, समान कहीं नहीं है, यही चीज तो इसीलिए तो कोट किया गया। लोगों ने इसी बात को कोट करके कहा कि ये स्वर्ण युग क्यों है, क्यों इसको हम स्वर्ण युग मान रहे हैं, जहां पर महिलाओं की स्थिति खराब होने का सबसे बड़ा प्रमाण सती प्रथा लिखा हुआ है आपके अभिलेख में। यानी महिलाओं के अधिकार ही नहीं है तो बराबरी कहां से? तो इसके कारण से ही लोग कोट करते हैं कि ये स्वर्ण काल, तो हम कह रहे हैं किस बात का स्वर्ण काल? फिर लोगों ने इसको चेंज कर दिया कि नहीं, कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल है। कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल, क्योंकि अभी तो हम ये देख रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले आर्थिक स्थिति। जब आर्थिक स्थिति हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो सोने के सिक्के कुषाण काल में सबसे अच्छी मात्रा में थे, उनमें गिरावट आई। किसी भी सिक्के में गिरावट आने का मतलब यह कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होना। उसके बाद विदुषी महिलाएं भी हाँ हाँ, किस विदुषी महिला का नाम हमें बताएंगे इस काल का? कोई एक विदुषी महिला। पहले बड़ा मेहनत से और पढ़ो, इधर के उधर मत मिलाओ। एक बात बताओ, अगर एक विदुषी महिला होने से पूरी महिलाओं का आकलन किया जा सकता है? अगर हम केवल स्थिति रानियों की सही है तो उस हिसाब से जो सामाजिक स्थिति है उसमें भी महिलाएं सही है। तो राज्यों का भाई सबाल्टर्न हिस्टोरियन इसीलिए कूदे, उन्होंने कहना कि तुम राजधर्म जो स्थिति है भाई सबकी पाल ले रहे हो। तो अगर हम वो सबकी लेके चल रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर हम आज भी देखें तो एक जो अपर क्लास है उसके लिए कोई नियम नहीं है, नीचे वालों के लिए दुनिया भर के नियम है। हाँ, तो राजाओं द्वारा ही लिखाए जा रहे हैं।
हाँ हाँ, तो नहीं तो बताइए और बताएं फिर। हाँ बोलते रहे, हम सुन रहे हैं। तो हम केवल अभिलेखों के आधार पर ही इतिहास लिख दे रहे हैं क्या? ग्रंथ मिल रहे हैं उनके आधार पर भी तो हम आकलन कर रहे हैं। अब हमारे पास नारद स्मृति और इन सब में जो महिलाओं को कोट करके लिखा जा रहा है, तो उसका प्रभाव उस समय की सामाजिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। या तुम जो ग्रंथ लिख रहे हो, इस समय जो ग्रंथ लिख रहे हो, तो तुम कहीं ना कहीं इस समय की जो सामाजिक या आर्थिक स्थिति उससे प्रभावित नहीं होगे। तो उस आधार पर भी हम देखें तो भी हमारे पास निकल के आ रही चीजें। हाँ हाँ हाँ, केवल मनु स्मृति छोड़ के सारी स्मृतियां, सारे पुराण इसी समय लिखे गए, वेदों को इसी समय आधुनिक रूप दिया गया। तो प्रभाव, भाई प्रभाव तो उस समय का कहीं ना कहीं अब उनके व्यक्तित्व में दिखेगा ही दिखेगा। जब भी हम कोई भाष्य या टीका लिखते हैं, इसका मतलब यही हो जाता है कि अपने शब्दों में किसी चीज की व्याख्या करना, तो उसमें तो प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। उसमें तो कोई ऐसा भी नहीं है कि बचा सकते हो तुम। तो ऐसे स्थिति पर हम ये बिल्कुल नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिखित बड़ा प्रमाण है सती प्रथा, बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो बताता है कि स्थितियों की स्थिति क्या है। मुद्रा राक्षस के बाद उनकी देवी चंद्रगुप्तम नाटक साफ दिखाता है महिलाओं की स्थिति क्या की गई। महिलाओं को केवल विनिमय की वस्तु के हिसाब से मान लो अपने फायदे के लिए। तो यानी कई सारे, ऐसा नहीं है कि अब समानता के तौर पर हम, इसलिए यही तो दिक्कत हो जाती है जब हम ये चीज करने की बात करते हैं कि हम एक टाइम पीरियड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम ये चीज दिखा सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा था। अब इस बात को हमें कई चीजों से कोट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम लेके चलेंगे। जैसे के मुंशी साहब राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करते हैं, ठीक। के मुंशी जी ने गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला। जब उन्होंने बोला तो कुछ लोगों ने कोट किया कि भाई जब सामाजिक व्यवस्था में बराबरी है नहीं, तो स्वर्ण काल का है बात का। स्त्रियों के भी बराबरी है नहीं, तो फिर उस चीज को चेंज किया गया और उस पर थोड़ा सा कोड को चेंज करके ये कह दिया गया कि कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल है। और ये बात फिर एक्सेप्ट करनी पड़ी, क्योंकि कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल तो है ही, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बुकें, इतना विज्ञान का क्षेत्र का विस्तार, इतने बड़े बड़े विद्वान जिनको आज भी उनकी बहुत बड़ी महत्वता है उन क्षेत्रों में, तो इसलिए माना जाता है। तो इसके हिसाब से कुछ परिवर्तन तो हमें देखने को मिल ही रहा है। एक्चुअली में फाइयान भी वर्णन करता है ना, साथ में फाइयान भी वर्णन करता है कि भारत में चांडाल, चांडालों का वर्णन उसी ने पहली बार किया। चांडाल को मतलब कौन? जो व्यक्ति बाहर बहते हैं नदियों के किनारे, जब कोई सब मर जाते हैं लेके, तो कपड़ा और ये सब नहीं छूट जाता है ये। तो ये चीज है ना कि इसके कारण उस दूसरा, अभी भी यहाँ पर कुछ हद तक अभी आर्थिक व्यवस्था में देखेंगे तो फाइयान साहब कहता है कि जो आम जनमानस है आज भी कौड़ियों के आधार पर क्या कर रहा है, व्यापार करता है। उसकी मुद्रा विनिमय कौड़ियां है, जो कौड़ी नहीं होती छोटी, देखा होगा, उनके आधार पर इकाई थी, लेकिन वो बहुत नीचे स्तर पर। तो ये है ना कि उसमें ये वो कहने की कोशिश करता है कि ना कि वो भी अपने हिसाब से सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन कर रहा है। हम ये बिल्कुल उसको भी सही नहीं इसलिए मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी हमारा ये होता है कि राज्य क्षेत्र के जाके ना गांव क्षेत्र की तरफ से निकल गए, उन क्षेत्रों का वर्णन कर रहे हैं, या हमने जो क्षेत्र घूमा उस क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं। न्यूट्रल ये भी नहीं है भाई। अगर मान लो तुम कानपुर शहर नहीं आए, कानपुर के नगरों की गांव की तरफ से होकर निकल गए, तो तुम कानपुर का वर्णन करोगे तो किसके आधार पर करोगे? गांव की थोड़ा सा तुम्हारी विचारधारा रहेगी, शहर के बारे में तुमने जितना सुना उसके हिसाब से लिखा, बाकी तुमने जो देखा उसका विस्तृत वर्णन होगा। तो फैक्ट्री ही दिखा दी समय। तो वही चीज है ना कि तो उस हिसाब से वर्णन होता है। चलो कोई नहीं, आ जाओ सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, आर्थिक व्यवस्था।
बहुत चर्चा के विषय हैं भाई, इन सब में है। इतिहास इसीलिए होता ही है। नहीं, सही है, बिल्कुल इतिहास इसीलिए है ही, क्योंकि जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे कुछ चीजें नई नई निकाल सकते हैं। अच्छा, बेहतर कहाँ ऐसा, ऐसी कौन सी बुक में लिखा था? लिखो। अब आर्थिक व्यवस्था लिखो। भू राजस्व का, सॉरी भू राजस्व कहते हैं, आय का प्रमुख साधन, आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था। भू राजस्व था। दूसरा आय का प्रमुख साधन चुंगी कर। का प्रमुख कारण क्या था? चुंगी कर था। चुंगी कर क्या मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रास्ते से इधर से उधर जा रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर क्या लगाया जाता है? चुंगी कर। जैसे पैसे टोल टैक्स एक तरीके से समझ सकते हो, टोल टैक्स समझ लो। उसी तरीके से पहले होता था, नदी आप पार कर रहे हैं तो उसको भी 2 रुपए देना पड़ता था नाव वाले को, तो लगाए रहते थे बैरियर कि भाई अब इधर जा रहे हैं तो कुछ पैसा दीजिए। तो उसी को क्या कहा जाता था? चुंगी कर। चुंगी कर क्यों ज्यादा था? कारण, चुंगी कर इसलिए ज्यादा था क्योंकि इनके समय व्यापार अच्छा था, व्यापार अच्छा था, इस कारण से चुंगी कर अच्छा था। चलो अगले खंड वो थोड़ा सा आगे आएंगे, क्योंकि व्यापारिक स्थिति हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। भूमि प्रकार दो तरीके से, एक भूमि के प्रकार, ऐसे लिख लें पेज हमारे पास बड़ा ही काम हो जाएगा, दूसरी तरफ लिख लें भूमि का। अरे ऐसे नाम लिखने, चाहे अलग अलग करके लिख लो चाहे ऐसे करके लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक साथ ले लिया क्योंकि मेरे पास बोर्ड बड़ा था। पहला लिखो क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि कैसी भूमि होती थी? जो कैसी कृषि कार्य के लिए होती थी, कृषि कार्य के लिए भूमि, या कृषि योग्य भूमि, इसको ऐसे लिख लो, कृषि योग्य भूमि। ठीक, अगली लिख लो खिल्ल। खिल्ल, खिल्ल भूमि, ये कैसी भूमि होती थी? बंजर भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं थी, उसको क्या बोला गया? खिल्ल। अगला लिख ले रहे हो, आपदा, बिना बंदोबस्त वाली भूमि। बिना बंदोबस्त वाली भूमि, यानी ऐसी भूमि जिसका कोई लेखा जोखा या कोई बंदोबस्त नहीं था कि इसको किस में रखा जाए। ऐसी मोस्टली कैसी भूमि होगी? खासकर पहाड़ी एरिया वाले की, जिसका भाई कोई हम वो नहीं कर सकते हैं। दो महत्वपूर्ण भूमियां अब जो लिखा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों। पहली ब्रह्मदेह, ब्रह्मदेह जैसा नाम वैसा काम, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि। दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेव भूमि। दूसरी भूमि होती है एक प्रकार जो भी और भी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है अग्रहर। अग्रहर भूमि, अग्रहर भूमि कौन सी होती थी भाई? ऐसी भूमि होती थी जो मंदिरों
या फिर किसको, जो शिक्षण संस्थाएं थी उनको जो दान में भूमि दी जाती थी जिसके आधार पर वो चलाई जा सके, उनकी व्यवस्था की जा सके, ऐसी भूमि को क्या कहा गया, अग्रहर भूमि। यानी मंदिरों व शिक्षण संस्थानों शिक्षण संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि ठीक। देखो ये दो याद रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बस आप बाकी भूल जाते हैं कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी आप भूल जाए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्या है भाई, पहला कर की बात करें, एक था क्या, भोग, जिसको उद्रंग भी कहा गया, ये पूछा गया है कई बार, उद्रंग। उद्रंग क्या था, भू राजस्व। भू राजस्व कर था, जिसको हम लगान बोलते हैं, भू राजस्व को क्या बोलते हैं, लगान। भू राजस्व कर था, और ये जो भू राजस्व कर है ये उस टाइम माना जाता है कि 1/6 के आसपास था, यानी टोटल आय का कितना लिया जाता था, 1/6। 1/6 लिया जाता था उस समय। एक होता था में क्या होता था, तो अन्न के रूप में जो कर लिया जाता था, अन्न के रूप में जो कर लिया जाता था उसको क्या कहते थे, में क्या, मतलब, हाँ हाँ हाँ, अरे अब देखो टैक्स तो दे रहा है, इसी में जिसने अन्न के रूप में दिया उसका हो गया, नहीं बोल दिया गया, वैसे दे रहा है, टोटल कर को बोला गया है, भागी है पूरा या फिर उद्दंग है, ठीक है। अब उसमें अलग अलग नाम केवल इसलिए कि उसके रूप में दिया जा रहा है। ऐसे ही एक होता था गुल्लिया, वन संपदा पर कर, वन संपदा पर कर, अगला लिख लो भाई एक, ऊपरी कर, ऊपरी कर, ये क्या होता था, अस्थाई कर, यानी कभी कभी लगाया जाता था किसी खास चीज के लिए, या जो अस्थाई कृषक आ जाते थे, जो स्थायी नहीं होते थे, उन पे लगाया जाता था, अस्थाई कृषकों पर कर सकते हैं। एक चीज हमें लग रहा गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको भोग ना भाग करो और भोग दूसरा लगा दो, कंफ्यूजन रहेगा तो मैं, एक मिनट, केवल मात्रा हटा दो बस, ठीक। भोग, भोग को ऐसा कुछ कुछ किताबों में ऐसा लिखा, भोग वो होता था जो फल या फूल के रूप में जो भाग राजा को दे देते थे लोग, उपहार के रूप में, जैसे नहीं होता देवी देवताओं को भोग लगाना, तो जो उपहार के रूप में फल या फूल के रूप में जो कर दिया जाता था सब अपनी स्वेच्छा से राजा को, वो कहलाता था भोग, लिख लो। फल, फल फूल व सब्जियों के रूप में राजा को दिया जाने वाला उपहार, लिखो, अगला पॉइंट लिखो,
गुप्त काल, गुप्त काल आर्थिक, हाँ, गुप्त काल आर्थिक, आर्थिक संपन्नता का काल कहा जाता है। संपन्नता, आर्थिक संपन्नता का काल कहा जाता है। फाइयान के अनुसार, हम तो भूल ही जाते हैं, ये भी चल रहा है। फाइयान के अनुसार कर, नकद तथा फाइयान के अनुसार कर नगद तथा अन्य दोनों रूप में दिया जाता था। दोनों रूप में दिया जाता था। हाँ, अन्य तथा नगद दोनों रूप में दिया जाता था। चाहे जिसमें देना चाहे उसमें आप दे सकते हैं। फिर गड़बड़ हो गया क्या? अन्य, अनाज वाला, ठीक। लिखो, अगला पॉइंट लिखो। व्यापार, लिखो, व्यापारियों के निकायों का विभाजन था। व्यापारियों के निकाय का विभाजन था। लिखो, देखो, अब यहां पर हम दो चीजें पढ़ते हैं तो हमारे पास बड़ी आसान सी चीज, जैसे श्रेष्ठी जो वर्ड यूज करते हैं, श्रेष्ठी वर्ड हम यूज करते हैं उनके लिए जो एक समूह के रूप में व्यापार करते थे, वो फिर चाहे किसी चीज के हो, ठीक। जब हम अलग अलग, जब हम शिल्पियों के लिए बात करते हैं तो कुरीक या कुलिक वर्ड यूज करते हैं, जो उनके लिए व्यापार करने वाले काम करते थे। एक दो ऐसे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको लिखो, जो पूछे जाने के चांसेस बड़े रहते हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लिखो, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी श्रेष्ठी, लिखो, शिल्पियों शिल्पियों तथा व्यापारियों व्यापारियों का समूह, ठीक। लिखो, श्रेणी, हटा दें ये, श्रेणी, श्रेष्ठी लिख लिया, श्रेणी, एक ही जाति के व्यापारियों का समूह, एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। अगला लिखो, पूग, पूग, विभिन्न जाति के व्यापारियों का समूह, पूग, बड़ी ऊ की मात्रा है। एक ही या विभिन्न जातियों का व्यापारिक समूह। हाँ हाँ, अब जाति का, जैसे आजकल तो खैर कोई बात नहीं, पहले क्या होता था कि जो लोहार है तो वो लोहे वाले ही हो गए, तो उनका अपनी एक बन गया, जो मूर्तिकार है उनका अपना बन गया एक वर्ग, ठीक। शिल्पीकार वाले हो गए,
तो ऐसे क्या वर्ग बन जाते थे। तो उनमें जो सेम टाइप की, अब ऐसे क्या है कि एक ऐसा समूह है जिसमें अन्य लोग भी शामिल हैं, सभी लोगों को मिला के बनाया गया, तो वो क्या कहला गया, वो ऐसे ही एक नियम निगम होता था। ये क्या होता था, निगम। देखो, नगर के व्यापारियों का समूह, आजकल नहीं होता नगर निगम। अरे क्यों, उसमें भी तो यही होता है कि हम अपने नगर को कैसे अच्छा बनाएं। तो अरे तो साफ सफाई से लेके सारी चीजें हैं ना। निगम, एक ही नगर के व्यापारियों का समूह। देखो, इस निगम में कई लोग हुआ करते थे, जैसे एक जो था श्रेष्ठी, श्रेष्ठी भी था। श्रेष्ठी वैसे क्या होता था, इनका क्या होता था, एक प्रधान प्रमुख होता था। ऐसे ही इसमें एक होते थे सार्थ। सार्थ कौन होते थे, जो विदेश व्यापार करने वाले व्यापारी। विदेश व्यापार करने वाले व्यापारी, ठीक। हाँ, व्यापारियों का कह सकते हैं समूह या व्यापारी। दूसरा सार्थवाहा, ये बड़ा पूछा जाता है। सार्थवाह कौन होता था, जो विदेश व्यापार करने वाले होते, इनके समूह का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था, सार्थवाह। लिख लो, विदेश व्यापार करने वाले व्यापारियों के समूह का प्रमुख सार्थवाह। विदेश व्यापार करने वाले व्यापारियों के समूह का प्रमुख सार्थवाह कहलाता था, ठीक। सार्थवाह, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। बाकी इन चीजों पे थोड़ा सा कम भी रहे तो अपना काम चल जाएगा, लेकिन इन पे वो ध्यान रखना है सार्थवाह को लेकर। लिखो, अगले पॉइंट लिख लेते हैं। पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति कहां पड़ता है, बताओ भाई, हमने बताया हुआ है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, हाँ सही। तथा पश्चिमी तट पर ताम्रलिप्ति, तथा पश्चिमी तट पर भृगु कच्छ, हाँ भृगु कच्छ प्रमुख बंदरगाह थे। देखो, इससे व्यापार किधर की तरफ होता था, इधर ईरान इराक की तरफ वाला है। ये देखो यहां पर ये भृगु कच्छ पड़ता है, ठीक। यहां से इधर व्यापार होता था, और ताम्रलिप्ति वाले से इधर इंडोनेशिया और ये जकार्ता ये वाले, इससे व्यापार होता था। क्यों, ऐसा क्या उल्लेख है, इनसे व्यापार करने के बारे में हमें कैसे पता लगता है। नहीं, अभिलेख बात सही है। देखो, इनसे हमें समझना यही होता है, इनसे हमें एक इतिहासकार, इनसे हमें ऐसे पता लगता है कि श्रीलंका का शासक परमिशन मांग रहा है समुद्रगुप्त से कि गया में हमें क्या बना लेने दो, बिहार बना लेने दो। इसके मतलब यहां और यहां के बीच कनेक्टिविटी है, अच्छे संबंध है, और अच्छे संबंध है तो व्यापारिक संबंध होंगे ही होंगे। यही कारण है कि यहाँ का जो शासक है शैलेंद्र वगैरह, ये कंबोडिया वाले क्षेत्र में ये मंदिर बनवाने के लिए किससे जुड़े हुए हैं, गुप्तवंशी शासकों से। तो भाई इस क्षेत्र में भी क्या होगा, व्यापार, उनके साथ व्यापार होता था। क्योंकि अगर देखा जाए तो कंबोडिया ईरान इन क्षेत्रों में भगवान राम की मान्यताएं बहुत है, और चीन जाने के लिए भी समुद्री मार्ग इधर से ही था। ये यहां से इंडोनेशिया जकार्ता वाले क्षेत्र में जाते थे, और जकार्ता वाले क्षेत्र से फिर समुद्री रास्ते से होके कहां चले जाते थे, चीन। इसका एक बड़ा उदाहरण, इसका एक बड़ा उदाहरण है फाइयान। फाइयान इधर से आया,
आया इधर से ही वो था, सिल्क रूट का सहारा लेते हुए घुस गया, इधर से आया गया, जब वो ताम्रलिप्ति से गया और जब वो यहाँ फंस गया बंगाल खाड़ी में, 8-10 दिन तो ऐसा फंसा रहा, लोगों को लगा मर गया ये। खैर फाइनली ये बच गया। अब बचते बचाते 13 दिन बाद ये पहुंचा जाके कहा, इंडोनेशिया के पास जकार्ता वाले क्षेत्र में। वहां से भी जो चीनी व्यापारियों के साथ लेके फिर चीन भाग गया समुद्री मार्ग से। तो ये है कि ना कि इनके साथ संबंध कैसे थे, हमारे व्यापारिक संबंध थे, यहाँ से व्यापार है और इसी रास्ते समुद्री मार्ग से होते हुए चीन के साथ भी हम लोग व्यापार कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हिमालय वाला क्षेत्र कठिन था और इतनी जानकारियों का भी थोड़ा अभाव, और दूसरी चीज या तो फिर इधर वाले लोग किधर ऐसे थोड़ी कूद के चले जा रहे थे, ये या तो इधर से होके जाए। तो ज्यादातर व्यापार का कारण क्या था कि ये इधर वाले क्षेत्र से चीन के द्वारा समुद्री मार्ग से व्यापार किया करते थे। तो यानी इनका व्यापार क्षेत्र इधर भी था और इधर भी था। अब आते हैं कुछ इसी आर्थिक स्थिति में हम एक बात महत्वपूर्ण करते हैं सिक्कों को लेकर। चलो भाई, सिक्का। दूसरी महत्वपूर्ण बात सिक्के आर्थिक स्थिति में ये लिखो, गुप्त वंश के शासकों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए गए। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। स्टार्ट किसने किए स्वर्ण सिक्के? कुषाण वंश नहीं, इंडो ग्रीक हिंद वंश शासकों ने। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश ने, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश ने। समझ गए? सबसे ज्यादा सिक्के गुप्त वंश ने चलाए। देखो, इनके स्वर्ण सिक्के को दीनार कहा गया। क्या कहा गया? दीनार। लिखो, अगला पॉइंट लिखो, सर्वाधिक सोने का सिक्का या गुप्त वंश में सर्वाधिक सोने का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय का प्राप्त होता है। नहीं, सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात नहीं है। गुप्त वंश में सर्वाधिक सोने का सिक्का किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक, वैसे तो किसका है? कुषाण का, कनिष्क का सबसे शुद्ध। हाँ, क्योंकि उसका 124 ग्रेन का था, लेकिन 92% तक उसमें शुद्ध सोना था। इनका 167 ग्रेन का था, लेकिन इसकी शुद्धता लगभग 84% के आसपास के करीब है। ठीक, 22 कैरेट कह सकते हो, या फिर नहीं, 22 कैरेट तो उसका हो गया, 24 कैरेट तो शुद्ध सोना ही होता है। 20 कैरेट 18-20 के बीच में ही कह सकते हैं। क्लियर बात? लिखो, अगला पॉइंट लिखो भाई। देखो, चांदी के सिक्के को रुपयक या रूपक कहा गया। रजत सिक्के तो कहा ही जाते हैं, लेकिन उसका नाम, जैसे स्वर्ण सिक्के को क्या बोल दिया गया? दिनार। वैसे उनको क्या बोला जाता है? रूपक। रजत सिक्के तो उससे तो बने ही हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बैग्राम अभिलेख। ठीक, इस बैग्राम अभिलेख में एक तुलना दी गई है। इस अभिलेख में यह कहा गया है कि दीनार अनुपात चांदी का रुपये जो है, ठीक, इसकी बात की गई। चांदी का जो रुपयक है इसकी तुलना की गई और कहा गया 1 दीनार इज इक्वल टू 16, यानी एक स्वर्ण मुद्रा का बराबर का मतलब होता था कि कितने?
16 चांदी के सिक्के। समझ गए? ये अनुपात थोड़े से में दो जगह के अनुपात याद रखने होते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक यहाँ का, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दूसरा, वो शेरशाह सूरी का पूछते हैं। वो खैर हम तो पढ़ेंगे जाके। तो वहां पर भी अनुपात पूछा जाता है, यहां पर भी महत्वपूर्ण है। लिखो, बैकग्राम अभिलेख के अनुसार एक दिनार 16 रूपक या रुपए सिक्कों के बराबर था। अगला एक पॉइंट और लिखेंगे हम। देखो, सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसने चलाया? गुप्त काल की बात हो रही ना। कौन सा? चंद्रगुप्त सेकेंड। गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाया गया। अब ये सिक्के इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा प्रकार के हैं कि ऐसे में हमारे पास एक समस्या है, हम क्या माने भाई? अगर मान लो इतने ज्यादा प्रकार के सिक्के चलाने का मतलब है कि जैसे 15 प्रकार के सिक्के चला रहे हो, ठीक। अब ऐसे सिक्कों को यह माना गया, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये सिक्के कोई जो इतने ज्यादा सिक्के चलाए जा रहे हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि ये सब विनिमय के हो। उन्होंने कहा ये ऐसे सिक्के हो सकते हैं जो किसी प्रतीक के रूप में चलाए जा रहे हैं। तो इसीलिए इतिहासकारों ने यह कहा है कि गुप्त काल में प्रतीकात्मक सिक्के भी चलाए गए। प्रतीकात्मक मतलब जैसे यज्ञ वेदिका के रूप में अश्वमेध, ठीक, यज्ञ करने जा रहा होगा उसकी, जैसे आजकल नहीं निकाला, महाराणा प्रताप का 150 का सिक्का जारी किया गया। अभी वो क्या था, प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एक सिक्का जारी किया गया। तो ऐसे में क्या होता ना कि प्रतीकात्मक की प्रतीक के रूप में सिक्का जारी किया जा रहा है। तो इतिहासकारों का मानना, अगर इतने ज्यादा सिक्के जारी किए गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि उन्होंने प्रतीकात्मक सिक्के जारी किए। हाँ लिखो, लिखो, गुप्त वंश के शासकों द्वारा प्रतीकात्मक सिक्के तथा प्रचार मुद्रा जारी की गई। इसी को प्रचार मुद्रा भी मान लिया गया। जारी किए गए। प्रचार मुद्रा, प्रचार, या फिर ये कह सकते हैं कि जो प्रतीकात्मक, दोनों। अब ये हमारे मुद्रा की बात हो गई महत्वपूर्ण। अब हम आते हैं एक जो दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें से पहली बात पे आते हैं धार्मिक स्थिति। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इनका स्थान दूसरों शूद्रों ने ले लिया ना। वो किसी के, वैश्यों का मतलब होता था कृषि, लेखाकार, ये सब करने वाले वैश्य थे। इनके स्थान पे आ गए शूद्र। शूद्रों ने कृषि कार्य, उसमें वो कूद पड़े। जब वो कूद पड़े तो इनकी स्थिति कैसी होने लगी? गड़बड़ाने लगी। ये स्थिति है, समझ गए बात को? छोटा बोर्ड है, ठीक है। अरे कोई नहीं, सब यह है तो वो लगा तो इतना कील बढ़ेगी काफी बार। चलो नेक्स्ट बात करें, धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति देखो, लिखो, धार्मिक सहिष्णुता का काल। लिख पा रहे हो वर्ड सहिष्णुता? बहुत बवाल मचा था इसके चक्कर में।
भारत में अभी नहीं आया था जब पिछली बार, पिछली सरकार में। सही लिखा। धार्मिक सहिष्णुता का काल। सहिष्णुता का मतलब कि न्यूट्रलिटी है, धार्मिक रूप से किसी पे कोई बंधन नहीं है। फिर भी महत्वपूर्ण क्या है, फिर भी गुप्त वंश के शासकों द्वारा सर्वाधिक समर्थन वैष्णव धर्म को दिया गया। लिख लो, अगला पॉइंट लिखना। गुप्त वंश द्वारा सर्वाधिक समर्थन या सर्वाधिक समर्थन समर्थन वैष्णव धर्म को दिया गया। यानी जितने स्टार्टिंग के शासक देखोगे सब किसके समर्थक हैं, वैष्णव। क्यों, परम भागवत की उपाधि। ज्यादातर वैष्णव, ज्यादातर गुप्त शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की है, परम भागवत, वैष्णव। देखो लिखो, अगला पॉइंट ऐड करते हैं। देखो इस समय यज्ञ का स्थान, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। हाँ, उपासना ने ले लिया। देखो हाँ, मतलब पूजा करना, उपासना ने ले लिया। तथा तथा उपासना का केंद्र मूर्तियां बनी। उपासना का केंद्र मूर्तियां बनी। मूर्तियां बनी और मूर्तियों पर बलि प्रथा का प्रारंभ हुआ। मूर्तियों पर बलि प्रथा का प्रारंभ हुआ। पहले नहीं होता था, बलि दी जाती थी मूर्तियों के ऊपर, आज जानवर या उसको काट कर। हाँ, तो अब कहाँ दी जाती है, तो कहीं चोरी छुपे वाले, कहीं कहीं पे है बहुत चीजें। नहीं, जानवर मनुष्य दोनों की सब पहले भी दी जाती थी, अब मनुष्यों को थोड़ा सा बचाया गया। मनुष्यों की बलि देने की भी प्रथा थी भाई। अब देखो, जब अगर हम ब्राह्मण धर्म की बात करें तो ब्राह्मण धर्म में दो संप्रदाय चल रहे हैं महत्वता पर। एक कौन है, वैष्णव, और दूसरा कौन सा है, शैव। इसको तो राजकीय संरक्षण प्राप्त है। राजकीय संरक्षण का मतलब समझ गए। हाँ, राजा सब किसको ज्यादा मान्यता देते हैं, खुद में, अपने आप में, वैष्णव धर्म को। क्यों, क्योंकि जितने भी मंदिर हम देखेंगे या उनकी उपाधियां देखेंगे, परम भागवत उपाधि विष्णु को समर्पित है। या जितने मंदिर देखते हैं उनमें ज्यादातर मंदिर महाभारत या रामायण चीजों से जुड़े हुए हैं। कुछ मंदिर शिव से जुड़े हुए हैं, कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो चीजें मिलती, वो धर्म जो मिलता है वो कौन है, वैष्णव। शैव को द्वितीय धर्म के रूप में है संप्रदाय। पहला संप्रदाय वैष्णव है, दूसरा संप्रदाय क्या है, शैव। ठीक, यह ऐसा संप्रदाय है। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, एक बड़ा अच्छा क्लेश है। अगर ये धर्म बढ़ेगा तो घटेगा कौन, सर्वाधिक प्रभाव इसका किस पे पड़ेगा। हाँ, तो यही इतिहासकारों का कहना है कि जब ये धर्म बढ़ेगा तो एक ही कम होगा, ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, बौद्ध। तो उनका कहना है कि इस समय बौद्ध धर्म के पतन का काल माना जाता है।
क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मणवाद धर्म बढ़ रहा है तो बौद्ध कम होगा। जैन वैसे भी उतने लगभग रहे लिमिटेड, क्योंकि उनके मानता वाले वैसे भी कट्टर थे, अहिंसा वाले थे, आज भी वैसे ही है। तो इस आधार पर यही देखा जाता है। तो इसके इसलिए अभी हम लास्ट में की पॉइंट जरूर लिखाएंगे कि धर्म सहिष्णुता है, लेकिन इसमें जो पतन स्टार्ट हुआ वो किसका पतन हुआ है? बौद्ध वंश का। पतन का मतलब खत्म नहीं हुआ है, उसमें कमी आई क्योंकि ये धर्म बढ़ गया है। अगले चलो पॉइंट लिखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट। देखो इस समय इस समय इस समय भक्ति तथा अवतारवाद, भक्ति तथा अवतारवाद की वृद्धि हुई, अवतारवाद की वृद्धि हुई। अवतार जैसे विष्णु के 10 अवतारों की जो संकल्पना आई वो इसी समय आई, और इसी समय वो पुराणों की जो आधुनिक रूप, चाहे वेद हो, पुराण हो, स्मृतियां हो, इनका जो आधुनिक रूप मिलता है वो इसी समय लिखा गया। चलो पॉइंट यही लिख लेते हैं, जब इन्हीं की बात चलेगी। लिखो, वेदों, पुराणों, वेदों, पुराणों तथा स्मृतियों को आधुनिक रूप, तथा स्मृतियों को आधुनिक रूप आधुनिक रूप इसी समय प्रदान किया गया। चलो इसको यहीं रोक लेते हैं, फिर आगे और बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें और भी चीजें समझ में लाएंगे। जैसे जो अर्धनारीश्वर है, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु का चतुर्भुज रूप, विष्णु की जो शेषनाग पर बैठे हुए, शयन करते हुए, ये सब इसी काल की देन है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो सब इसी, तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ेंगे और इसमें इसलिए भी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, इसको हम उनसे जोड़ेंगे जो मंदिर हैं इन टाइम पीरियड के, उन्हीं से जोड़ के हम लोग सीधे समझते जाएंगे। कि जैसे हमारे पास जो ललितपुर का जो मंदिर है दशावतार, दशावतार मंदिर में हम देखते हैं तो विष्णु की उसी आकृति के रूप में है जहां पर वो लेटे हुए हैं शेषनाग पर, और वो क्या है कि उनके पेट से निकले हुए ब्रह्मा जी दिखाए जा रहे हैं कमल के फूल के रूप में, उस पर बैठे हुए, और उन ऊपर शंकर जी भी बने हैं, नीचे एक लेडी बैठी जिनको हम लक्ष्मी जी मान रहे हैं। तो ये पूरा आकृतियां किसमें मिलती हैं? हमें उस मंदिर में प्राप्त होती है। चलो इनकी चर्चा हम थोड़ी सी बाद में करते हैं, आज इतना ही।